नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे, पिछले प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्या सीखा था? सीखा था कि भौतिक विभाजन दो तरीके से था। एक जो है भौतिक स्थलाकृत के आधार पर हम लोगों ने 5 तरीके से देखा था। भाबर हुआ, तराई हुआ, बागर हुआ, खादर हुआ और डेल्टा हुआ। उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था। और दूसरा क्या था विभाजन? प्रादेशिक विभाजन था। तो प्रादेशिक विभाजन हम लोगों ने कितने तरीके से देखा था? 4 तरीके से होता है। राजस्थान का विशाल मैदान था, इसके बाद जो है पंजाब हरियाणा का था, इसके बाद जो है गंगा का विशाल मैदान था और ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान था। तो दोस्त, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको आज एक अच्छे तरीके से सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं। जो 4 तरीके से विभाजन था उनको देखते हैं किस तरीके से। पहले तो 4 तरीके से विभाजन कौन कौन था उनको देखते हैं। पहला क्या था? राजस्थान का विशाल मैदान। पहला क्या था? राजस्थान का विशाल मैदान पहला विभाजन था। दूसरा विभाजन क्या था? दूसरा हम लोग यहाँ लिखेंगे, साथ साथ लिखना मित्र। दूसरा विभाजन क्या था? पंजाब व हरियाणा का विशाल मैदान। पंजाब व हरियाणा का विशाल मैदान। तीसरा क्या था? गंगा का विशाल मैदान। गंगा के विशाल मैदान को हम लोगों ने 3 तरीके से देखा था। एक अपर गंगा, फिर मध्य गंगा का विशाल मैदान, फिर निम्न स्तर का गंगा का मैदान। तो यहाँ गंगा का मैदान देखेंगे, गंगा का विशाल मैदान। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट में देखेंगे ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। यहाँ लिख लेते हैं 3 हो गया। यहाँ हम लोग लिखेंगे 4, ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। कौन सा? ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। तो दोस्त, इस तरीके से समझेंगे, देखेंगे, मैप बना के देखेंगे। मैप तो हम लोगों ने सीख ही लिया है बनाना, तो ऐसे इसको कर लीजिए। चार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, इस तरीके से चार्ट आप बना लीजिए, ताकि समझने में कंपैरिजन करके चीजों को समझेंगे तो समझने में आपको आसानी होगा। तो ठीक है दोस्त, राजस्थान का मैप बनाते हैं हम। राजस्थान का मैप कुछ इस तरीके से है, जैसे कुछ इस तरीके से है। यहाँ से आते हैं हम लोग, इस तरीके से है कुछ राजस्थान का मैप हो गया। राजस्थान यहाँ कहाँ से लेके है? यहाँ से लेके राजस्थान जो है, ये राजस्थान है। ठीक है दोस्त, इतना जो है राजस्थान है। तो राजस्थान देखेंगे, राजस्थान में यही है यहाँ 2 तरीके से जलवायु पाई जाती है। एक तो कहा जाता है मरुस्थलीय होता है। तो यहाँ जो है अरावली पर्वत है। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अरावली पर्वत के बारे में। जब दक्षिण भारत के पठारी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे अरावली। ये है अरावली, ये जो है अरावली हो गया। अरावली पर्वत जो है, श्रेणी जो है, ये है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी। अब यही है विशाल मैदान जो है, राजस्थान का विशाल मैदान यही है। इधर जो है राजस्थान का बागर क्षेत्र है। और इधर ये वाला क्षेत्र जो आता है, ये मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का। यही विशाल मैदान है राजस्थान का। तो अब देखते हैं मरुस्थल के बारे में, देखते हैं अरावली के बारे में थोड़ा और विशेष बातें जान लीजिए कि यहाँ से अरावली से 2 नदियां निकलती। एक कौन है? लूनी नदी हो गई। यहाँ से जो स्थल से निकलकर स्थल पे ही समा जाती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। यहीं से निकल के जो है यहाँ गुजरात में कच्छ के मैदान में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी हो गई। एक बनास नदी है जो कि चंबल की सहायक नदी है। उसको हम लोग जब अरावली के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग विशाल मैदान देखेंगे राजस्थान का। तो यही है राजस्थान का विशाल मैदान। तो 2 तरीके से है राजस्थान का विशाल मैदान। पहला क्या हो गया?
मरुस्थली हो गया, राजस्थान का मरुस्थली हो गया। क्यों? क्योंकि अब इधर तो अरब सागर है, इसके नीचे अरब सागर है। जब हवाएं मतलब चलती हैं, जब यहाँ से चलती हैं हवाएं, राजस्थान हो गया ये, अरे मतलब अरब सागर हो गया, तो क्यों बारिश नहीं होता यहाँ? क्यों मरुस्थल है? क्यों है? क्योंकि जब यहाँ से अरावली पर्वत पड़ जाता है, इसी के हवा के ही दिशा में पड़ता है, इसलिए जो है बरसात नहीं हो पाती यहाँ, इसलिए मरुस्थल यहाँ पाया जाता है। कहते हैं बालुका हुआ या बालू का स्तूप हुआ, तो यहाँ पाया जाता है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप जो है, स्तूप पाया जाता है, कुछ इस तरीके से बना रहता है, इस तरीके से बना रहता है, बालुका स्तूप पाया जाता है इधर। अब इधर जब बालुका पाया जाता है, कृषि कम होती है, बागर का क्षेत्र तो कृषि कम होती है, इसमें लिखेंगे। और बरसात बहुत कम होती है, कितना होती है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक। इसलिए इधर बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि अरावली पर्वत जब टकराएगी तभी बारिश होता है, तो इधर कुछ टकराती है। इधर एक राजस्थान का बागर क्षेत्र हो गया, तो यहाँ टकराती, तो यहाँ कृषि की जाती है, थोड़ा बहुत जो है यहाँ कृषि की जाती है बागर क्षेत्र में। राजस्थान का बागर क्षेत्र, तो यहाँ कृषि की जाती है। तो आपको बस इतना ही देखना है राजस्थान का विशाल मैदान में। तो यहाँ अरावली पर्वत है, बारिश नहीं होती है। पहला पॉइंट देखें, बालुका स्तूप पाया जाता है। कितना परसेंट बारिश होती है? तो 25 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश होती है। बारिश के कम होने की वजह यही है कि अरब सागर से मानसून चलता है, तो यहाँ टकरा नहीं पाता है, सीधे निकल जाती है, इसलिए बारिश जो होती है बहुत कम यहाँ होता है। इधर जो है थोड़ा बहुत टकराती है यहाँ हवा, तो यहाँ बारिश थोड़ा हो जाता है। पश्चिम साइड का विशाल मैदान जो मरुस्थली कहलाता है, पूरब में जो है बागर होता है कि यहाँ थोड़ा बहुत कृषि की जाती है। तो इतना ही देखेंगे। और बागर में देखते हैं, बागर आएंगे, राजस्थान का बागर में देखेंगे, लूनी नदी का उद्गम स्थान यहीं से होता है, अरावली पर्वत से ही निकलती है और जो है गुजरात के कच्छ में जाकर मिल जाती है। और यही दोस्त जो है सांभर झील, जो कहा जाता है सांभर झील, जो होता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है? तो सांभर झील है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगर चोटी पूछता है किस पर्वत पे है, तो अरावली पर्वत की श्रेणी पे, अरावली के बीचों बीच में जो है यहीं पड़ता है। अरावली इसके चारों तरफ, सांभर झील के चारों तरफ है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और किस पे? अरावली के बीचों बीच। लूनी नदी, हाँ 3 नदियां निकलती हैं। पहला तो लूनी नदी हो गई अंतःस्थली, दूसरी यहाँ से निकलती है बनास नदी हो गई, जो चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद साबरमती नदी हो गई। 3 नदियां यहाँ से निकलती हैं। इतना हो गया। इसके बाद पंजाब का क्षेत्र आते हैं। पंजाब का क्षेत्र हम मैप बनाते हैं। पंजाब का क्षेत्र उसको भी कहा जाता है, कुछ पहले तो था जो उससे जुड़ा था, पाकिस्तान का भी हिस्सा था। इस तरीके से आप मैप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से आप जो है बना लीजिए इस तरीके से। तो अब यहाँ से देखते हैं पंजाब के क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र होता है। तो यहाँ है जो पहले तो ये देखिए नदियां जो होती हैं, यहाँ से नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी होती है? यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये जो है सिंधु की नदी है, यहाँ अरब सागर में जाके मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? हमने पहले क्लास में बताया था। कौन सा है? यहाँ कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत में है, मानसरोवर झील से निकलती है। और ये हो गया सिंधु नदी। अब यहाँ आते हैं, यहाँ झेलम नदी हो, यहाँ से एक झेलम नदी निकलती है, झेलम नदी। इस तरीके से पहले याद रख लेंगे, JCRB और यस। ये करम है, करम भी आप याद रख सकते हैं, करम से ही पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो सी से क्या होगा? चिनाब हो गया, चिनाब नदी। आर से आर हो गया, और बी से ब्यास नदी हो गया, यस से सतलुज नदी हो। सतलुज नदी का उद्गम स्थान यहाँ है,
तिब्बत से ही है, यहाँ तिब्बत है, तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है कौन, सतलुज नदी, सतलुज नदी का स्थान यहाँ है। तो ये जा करके मिलती है यहीं, सिंध नदी में मिलती है, ब्यास भी नदी जो जाके मिलती है इसी में, और झेलम नदी है, चिनाब नदी है। तो इस तरीके से नदी जाके यहाँ मिलती है दोस्त, और जो है एक विशाल मैदान का उद्गम करती हैं। अब देखिए कौन सी भारत में जो है कितनी नदियां जो है भारत से ही जो है भारत में, भारत का जो विशाल मैदान निर्धारित करती हैं पंजाब और हरियाणा। पहले तो आपको पता है इतना भी क्षेत्र जो है ये भारत का हिस्सा जो है पश्चिमी पंजाब कहलाता था। तो यहाँ रावी भी है, रावी। तो ये जो है, तो अब जो है भारत में का विशाल मैदान जो है, पंजाब और हरियाणा का विशाल मैदान इन्हीं तीन नदियों से का जो है भारत में है सबसे ज्यादा विशाल, इन्हीं तीनों नदियों से मिल करके भारत में विस्तार है। भारत में किन नदियों का विस्तार है, क्रम है क्या है, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलुज हो गया। ठीक है, नदियों का विस्तार है। और इस यही नदियां जो है, इन्हीं नदियों से जो है पंजाब का विशाल मैदान जो है निर्मित है, इन्हीं नदियों के मालवा से। ठीक है दोस्त, आते हैं गंगा का विशाल मैदान। गंगा के विशाल मैदान में हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार कितना है। यमुना नदी से लेकर के असम तक इसका विस्तार कितना है, तो 1400 किलोमीटर इसका यमुना से विस्तार है। यमुना नदी से इसका विस्तार है कितना, 1400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तो तीन तरीके से मतलब गंगा का विशाल मैदान तीन तरीके से विभाजित किया गया है। अपर गंगा का मैदान, अपर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इनको देखते हैं हम लोग कितने भागों में इनको डिवाइड इस तरीके से करते हैं। एक गंगा हो गया, एक गंगा नदी हो गई, एक गंगा नदी का विशाल मैदान हो गया। यहाँ से इसको इतने भागों में बांटते हैं, इसको और अपर हो गया, मध्य हो गया, निचला हो गया। अपर में वर्षा बहुत कम होती है, अपर गंगा में। इधर चल जाएंगे, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ेगी यहाँ, तो बंगाल की खाड़ी से मानसून निकलता है, तो जो पहले पड़ता है वहाँ बारिश ज्यादा होती है। तो यहाँ ये अपर गंगा है, अपर गंगा का मैदान। और यहाँ क्या है, मध्य गंगा का मैदान। यहाँ क्या है, निम्न गंगा का मैदान। और नीचे आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ जो है वर्षा का कितना मापन होता है, यहाँ अपर में 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए वर्षा जो होती है बहुत कम होती है, यहाँ एक तीर लगाएंगे। और मिट्टी कौन सी होती है, बांगर भी होती है यहाँ, बांगर और खादर भी होता है। ठीक है दोस्त, बांगर और खादर यहाँ होता है। और इसके बाद वर्षा जो होती है यहाँ उससे ज्यादा होती थी, यहाँ 2 तीर लगा लेंगे। और यहाँ खादर होती है, खादर मतलब जड़ोर मिट्टी। और यहाँ जो है वर्षा सबसे ज्यादा होता है, यहाँ 3 तीर लगाएंगे, खादर होगी। ठीक है दोस्त, इसको हम समझते हैं बांगर खादर। इसको हम समझेंगे कैसे, जब यहाँ वर्षा कम होती है तो यहाँ जो है फसल कम होगा, फसल उत्पादन यहाँ कम होगा। इसका बांगर होता, बांगर खादर आप जाने रहे कि पुरानी जड़ोर मिट्टी को कहा जाता है बांगर, और खादर जो है नई नवीनतम में कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी सर्वोत्तम है। और यहाँ देखिए वर्षा सबसे, देखिए क्रम इधर से देख लीजिए, यहाँ बंगाल की खाड़ी है तो वर्षा सबसे ज्यादा निम्न स्तर पे होगी, निचले स्तर पे। उससे इससे कम वर्षा कहाँ होगी, मध्य में होगा। मध्य से कम कहाँ वर्षा होगी, अपर गंगा में होगा। तो यहाँ देखिए खादर की प्रमुखता ज्यादा है यहाँ इस क्षेत्र में। जो पूर्वी तटीय मैदान है जितने भी है पूरब में, सब में वर्षा ज्यादा होती है, वनस्पतियां ज्यादा होती हैं, खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और फसल बहुत ज्यादा, उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, खादर मिट्टी की प्रमुखता है, तो कृषि बहुत ज्यादा होगी, कृषि अच्छी होगी यहाँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ गंगा का विशाल मैदान को समझे। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान तो आप पता ही है, वो जो असम का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र। इसमें एक ही ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान, एक ही इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो ब्रह्मपुत्र पे द्वीप बना है, कौन सा डेल्टा बना है। जब नदियां ऐसे बहते बहते चली आएंगी तो यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरबन डेल्टा हो गया, सुंदरबन
डेल्टा का निर्माण हो गया यहाँ। इसके बाद बस यही विशेष बातें हैं यहाँ, और जो है बस यही सब है। इसके बाद यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पे ही तो बनाया गया माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र पर ही बनाया गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और यही जो है माजुली द्वीप बनाया गया, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, उस द्वीप किसे कहा जाता है? द्वीप उसे कहा जाता है जो जगह जो है, जिसका जगह चारों तरफ से पानी से भरा हो, मतलब हम द्वीप हैं, द्वीप हमें कहा जाएगा। हमारे चारों तरफ अगर हम पानी में खड़े हो गए तो हम द्वीप हो गए, हमारे चारों तरफ पानी है, तो उसे द्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपी उसे कहा जाता है जो जिसका तीनों तरफ से जल से घिरा हो, जिसे कहा जाता है भारत एक प्रायद्वीपी है। तो प्रायद्वीपी का मतलब वही है तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ, और द्वीप उसे कहा जाता है द्वीप चारों तरफ से घिरा हुआ, द्वीप हो गया। तो माजुली द्वीप का जो है इसी ब्रह्मपुत्र पे की नदी में ही है। तो इस तरीके से आप इन्हें देख चुके हैं। ऐसे बहुत ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत विशेष नहीं बनता है, बस यहाँ से बनता है राजस्थान से। तो एक समझ होना चाहिए हमको, जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग ने ऊपर पढ़ा, हिमालय पढ़ा, उसके नीचे विशाल मैदान पढ़ा। अब हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रायद्वीपी पठार, प्रायद्वीपी पर्वत और पठार को पढ़ेंगे अच्छे से, दक्षिण में जितने हैं। बस एक समझ होना चाहिए, इस तरीके से आप समझिएगा। पूरी क्लास को एक सीक्वेंस में लाने का प्रयास किया है कि आपको एक समझ विकसित हो, अच्छे तरीके से समझिए। चीज़ों को टाइम देंगे तो समझ में आएगा ऑटोमेटिक। क्लास को अगर एक बार में समझ में नहीं आता चीज़ों को, तो आप रिवीजन करिए, 2 बार देखिए वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली एक बेहतर और क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।